सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मीटिंग रूम में अमन, कार्तिक, राज और शिवेन अपने अपने सिर पकड़कर बैठ गए, जो अभी बाहर से एक मीटिंग खत्म करके आए थे। राज, यार ये क्या हो गया? इस प्रोजेक्ट पर हमने कितनी मेहनत की थी। कार्तिक, कल तक तो मिस्टर शर्मा को हमारा प्रेजेंटेशन इतना पसंद आया था कि वो ये प्रोजेक्ट हमें देने वाले थे, लेकिन एक रात में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट रायचंद की कंपनी को दे दिया। शिवेन, हम सब अच्छे से जानते हैं कि वो प्रोजेक्ट रायचंद कंपनी को क्यों मिला है। तभी अमन गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। वो अपनी ही फैमिली को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। शिवेन अमन के कंधे को थपथपाते हुए उसे शांत होने के लिए कहा, लेकिन हमें अंकल को सच तो बताना ही पड़ेगा। न कुछ देर बाद अमन ने खुद को नॉर्मल किया, फिर सामने टेबल पर रखी हुई फाइल उठाई और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। उसके पीछे शिवेन, राज और कार्तिक भी चल दिए। अमन चलकर सोमित के कैबिन तक आया और कुछ सोचकर बाहर ही रुक गया। तभी बाहर खड़े अमन को अंदर से सोमित की आवाज आई, अंदर आ जाओ। ये आवाज उन चारों ने भी सुनी। अमन ने खुद को रेडी किया और कैबिन का गेट खोलकर अंदर आया और उसकी नजर अपनी चेयर पर बैठे सोमित पर गई, जिनका ध्यान अपने हाथ में खुली फाइल में था। सोमित ने उसे बिना देखे सामने बैठने को कहा। उनके बोलते ही अमन जल्दी से सामने रखी चेयर पर बैठते हुए जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि सोमित उसे बीच टोकते हुए बाकी कहा है। सोमित की बात अमन के साथ बाहर खड़े उन तीनों ने भी सुनी। वो तीनों भी अंदर आए। सभी कैबिन के अंदर दूसरी साइड लगे सोफे पर बैठते हुए अमन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल सोमित की तरफ बढ़ाते हुए सोमित ने अमन के हाथ से फाइल ली और उसे सामने रखी टेबल पर पटकते हुए बोले, तुम लोग यही कहना चाहते हो ना कि ये प्रोजेक्ट भी हमें न मिलकर रायचंद कंपनी को मिला है। उनकी बात सुनकर सभी हैरानी से एक दूसरे को देखते हुए, अंकल को कैसे पता चला? सोमित उन्हें देखते हुए, तुम लोग यही सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला? कार्तिक ने एक्साइटेड होकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। सोमित ने एक लंबी सांस ली और उदासी से कहा, पिछले 1 महीने में ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो हमारे हाथों से निकलकर रायचंद कंपनी को मिला है, और हमारे ही नहीं बल्कि मल्होत्रा और आहूजा कंपनी के भी प्रोजेक्ट वेद रायचंद को ही मिल रहे हैं। अमन अंकल, हम सभी जानते हैं कि ये सब कौन कर रहा है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सोमित उन सभी को देखकर, मेरे पास एक प्लान है जो उसे मात दे सकता है। रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में मिस्टर वेद रायचंद अभी ऑफिस की एक मीटिंग खत्म करके अपने कैबिन में आए थे कि तभी उनके मैनेजर गोविंद ने आकर उनके कैबिन का डोर नॉक किया। वेद ने कम इन कहा और मैनेजर ने अंदर आते हुए अपनी खुशी जाहिर करके कहा, सर, मिस्टर शर्मा वाला प्रोजेक्ट हमें मिल गया। अपने मैनेजर की बात सुनकर वेद खुश होकर अपनी चेयर से उठते हुए, मुझे पता था ये प्रोजेक्ट भी हमें ही मिलेगा। गोविंद सर, जब से वो आया है तब से सारे प्रोजेक्ट हमें ही मिल रहे हैं। देखना वो दिन दूर नहीं जब रायचंद कंपनी सिंघानिया, आहूजा और मल्होत्रा को पीछे छोड़कर देश की सबसे नामी कंपनियों की लिस्ट में टॉप पर होगी। वेद घमंड से अपना सिर उठाकर, तुम सही कह रहे हो, वैसे है कहा मेरे अलादीन का चिराग। गोविंद सर, अलादीन का चिराग नहीं, उसे आपने के घर का चिराग कहे, जिससे जल्द ही आपका घर जगमगाने वाला है। वेद ने मुस्कुरा कर हाँ बोले। वही एक ब्लैक मर्सिडीज बेंज रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सामने आकर रुकी और उसमें से ब्लैक सूट में एक शख्स बाहर आया, जिसके फेस पर मास्क और आंखों पर आईसेड लगाए एक शख्स बाहर आया। उसका पूरा फेस कवर होने के बाद भी उसका ऑरा काफी स्ट्रांग था और पर्सनैलिटी जिससे लड़कियां न चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना न रह सकी। वो शख्स किसी तूफान की तरह बिना किसी की परवाह किए वहां से निकल गया। आहूजा मेंशन अंबिका के मोम डैड उसे उसके रूम में आराम करने को बोलकर नीचे हॉल में आए। दोनों के हॉल में सोफे पर बैठते ही आर्य ने उनके पास आकर कहा, नानी मम्मा कब ठीक होंगी? क्या हम अभी भी उनसे नहीं मिल सकते? आर्य को ऐसे देख नियति ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, हम भी जानते हैं कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। अगर हमारे बस में होता तो हम आपको नहीं रोकते, लेकिन आपकी मम्मा आपको भूल चुकी है। उन्हें 8 साल पहले की ही बातें याद है, उसके बाद का वो भूल गई है। लवी जो रियांश के साथ गार्डन से अभी आई थी, तो क्या मम्मा अब हमसे कभी नहीं मिलेगी? इस बार माहिरा जो किचन से सबके लिए चाय लेकर आई थी, उसने बोला, क्यों नहीं, आप अपनी मम्मा से भी मिलेंगे। वो रोज आपसे पहले की ही तरह बात करेंगी और खेलेगी भी, और वो ही क्यों, हम सब आपके साथ खेलेंगे। लवी खुशी और हैरानी से, सच्ची माहिरा, हमेशा की तरह। हम मुच्ची, मेरे पास एक प्लान है।
लेकिन उसके लिए तुम दोनों को अपना ये दूध पीकर खत्म करना होगा। चलो इसे फिनिश करो, फिर मैं आप दोनों को अपना प्लान बताती। दोनों ने लालच में आकर जल्दी सी दूध पीकर खत्म किया और माहिरा ने उन सभी को अपना प्लान बताया, जिसे सुनकर स्वीकृति, वाओ भाभी क्या प्लान है। तभी वैदेही जी, नहीं ये ठीक नहीं है, हम ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। उनकी बात पर रियांश, बड़ी दादी क्या हम बच्चों के लिए इतना सा नहीं कर सकते। वैदेही जी आप लोग समझते क्यों नहीं, हम सभी को एक झूठ छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ सकते हैं। किसी को नहीं पता कि कब कैसे सिचुएशन आ जाए। और माहिरा, क्या वो अपने आप को शादीशुदा बताकर बिना मांग में सिंदूर लगाए रहेगी? चलो रह भी ले। और अगर किसी दिन अंबिका ने इसके लिए कोई सवाल किया तो होगा किसी के पास जवाब नहीं, तब भी या तो झूठ बोलोगे या अंबिका हर्ट होगी। सभी को वैदेही जी की बात सही लगी तभी करण, और अगर हम ये प्रॉब्लम ही खत्म कर दे तो। रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के एक डार्क रूम में एक शख्स चेयर पर अपनी आंखें बंद कर रिलैक्स पोजीशन में बैठा हुआ था। तभी उस रूम की शांति भंग करते हुए उसका फोन बजा। उसने अपनी आंखें खोल कर फोन की स्क्रीन को देखा, जिसकी लाइट में उसकी हल्की नीली आंखें जिनमें कई राज थे, फोन की स्क्रीन पर चल रहे नाम को देख उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने फोन उठाकर इतना ही कहा, उसे सही सलामत उसके घर छोड़ दो। तभी उस रूम का दरवाजा खुला और पूरे रूम में टक टक की आवाज गूंज उठी, जो किसी लड़की के हिल्स की थी। लड़की पीछे से आकर उस शख्स गले में अपनी बहे डालते हुए, बेबी तुम आ गए, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, आगे से मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। लड़का अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन टेबल पर रखकर लड़की का हाथ पकड़ उसे आगे लाकर अपनी गोद में बिठाकर उसके बालों को स्निफ करते हुए, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया माय लव, मुझे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए अर्जेंटली बाहर जाना पड़ा, नहीं तो मैं कभी तुमसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकता। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शमिता ही थी, जो इस वक्त अदीप की गोद में अपने दोनों हाथ उसके गले में और सिर उसके सीने से लगाए अदीप के दिल की धड़कनें सुन रही थी। शमिता ने अपना सिर ऊपर उठाकर अदीप जो उसके बालों को स्निफ कर रहा था उसके होंठों पर किस करने के लिए जैसे ही अपने होंठ रखे, तभी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। इससे पहले कि अदीप और शमिता अलग होते कि गेट खोलकर कोई अंदर आ गया, लेकिन रूम की लाइट्स ऑफ होने से सामने वाले को कुछ दिखाई नहीं दिया। शमिता अदीप से पूरी तरह अलग होती इससे पहले उस शख्स ने लाइट्स ऑन की और अपने सामने का नजारा देख वेद रायचंद ने हड़बड़ा कर दोनों को सॉरी बोला। वो मुड़कर जाने लगे कि अदीप ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अंकल आपको कुछ काम था? वेद अपने किए पर शर्म से अटकते हुए न नहा, फिर थोड़ा खुश होकर, बेटा तुम्हारी वजह से आज हमारी कंपनी को मिस्टर शर्मा वाला प्रोजेक्ट मिला है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और इसी खुशी में मैंने आज शाम होटल लेक फ्रंट में एक शानदार पार्टी रखी है। और उनके और पर अदीप ने न नासमझी से देखा। वेद अदीप को देखते हुए, अगर तुम्हें सही लगे तो मैं सोच रहा था कि पार्टी में सभी गेस्ट के सामने तुम्हारी शमिता के साथ एंगेजमेंट हो जाए। तभी शमिता, जो अपने डेड के आने से काफी नाराज लग रही थी क्योंकि उनकी वजह से वो अदीप को किस नहीं कर सकी, अब खुशी से अपने डेड को गले लगाते हुए बोली, लव यू डैड, आई एम सो हैप्पी। वेद शमिता की बात पर मुस्कुरा दिए, फिर ध्यान से अदीप को देखने लगे जिसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। तभी अदीप ने मुस्कुरा कर वेद की तरफ देखते हुए कहा, इसमें मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है अंकल, अगर आपने फैसला किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा, कुछ दिन बाद भी तो एंगेजमेंट होनी ही थी, तो आज ही सही, अगर मेरा बस चलता तो मैं एंगेजमेंट नहीं सीधा शादी करता। अदीप की बात पर वेद हंस दिए तो शमिता शर्मा कर अपने डेड के पीछे चुप गई। तभी वेद ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ मैंने पार्टी में हमारी राइवल कंपनीज सिंघानिया आहूजा एंड मल्होत्रा को विद फैमिली इनवाइट किया है, अब मुझे चलना चाहिए बेटा, पार्टी की सारी अरेंजमेंट देखनी है। ये बोलकर वेद चले गए। उनके जाते ही शमिता भागकर अदीप के पास आई और उसके गला पर किस करते हुए बोला, बेबी मैं बहुत खुश हूँ। फिर अदीप को देखकर, क्या तुम खुश नहीं? अदीप ने मुस्कुरा कर शमिता को देखते हुए, खुश नहीं होता तो तुम्हारे लिए अपनी फैमिली और दोस्तों को नहीं छोड़ता। शमिता को उसकी बात ठीक लगी, उसने फिर से अदीप के गाल पर किस करके कहा, बेबी मैं चलती हूँ, डैड ने पहले नहीं बताया, अब टाइम भी कम है, मुझे पहले डिजाइनर के पास से अपनी ड्रेस सिलेक्ट करने जाना है, फिर मैचिंग फुटवियर, मैचिंग ज्वेलरी, उसके बाद ब्यूटिशियन के पास जाकर रेडी भी तो होना है। अदीप हंसते हुए, उसकी क्या जरूरत है शमिता? जरूरत है बेबी, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, आज तुम
मेरे होने वाले हो अदीप, मैं तो पहले से ही तुम्हारा हूँ, उसके चीन को पकड़कर, और तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो। अदीप की बातों से शमिता शर्मा गई। उसने हक करके अदीप को बाय बोला और चली गई। उसके जाते ही अचानक अदीप फेस एक्सप्रेशन जिन पर खुशी थी वो अब सीरियस हो गए। कुछ सोचने के बाद उसके फेस पर एक डेविल स्मेल आ गई। आहूजा मेंशन जहां इस वक्त चुप्पी का माहौल था, सभी करण को घूर रहे थे। तभी गजेंद्र ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम इस सिचुएशन में भी ये सब कैसे सोच सकते हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता अंबिका किस हालत में है, और तुम यहाँ शादी के बारे में सोच रहे हो? बाहर से आते हुए सोमित के पीछे शिवेन, राज, अमन और कार्तिक ने भी दादाजी की बात सुनी, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि दादाजी करण को डांट रहे हैं, सिवाय कार्तिक के जिसने सिर्फ बात सुनी थी। और वो हैरानी से दादाजी को देखते हुए, वही अमन, राज और शिवेन जो सोमित के राइट में थे तो कार्तिक लेफ्ट में, वो तीनों भाव चुके थे कि कार्तिक ने दादाजी की बात का गलत ही मतलब लिया और उसके मन में क्या चल रहा था। तभी अमन ने राज को इशारा किया कि वो कार्तिक को कुछ भी बोलने से रोके, लेकिन राज जो उसकी हरकतों से चिढ़ा रहता था उसने ये बोलकर मना कर दिया कि आज इसे सबक मिलना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर वो दोनों भी चुप हो गए। तभी कार्तिक जो उसे नहीं बोलना चाहिए था आखिर बोल ही पड़ा, अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? दादी के होते हुए दादाजी की दूसरी शादी करवाएंगे? इसकी बात सुनकर जहां बड़े हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, वही लवी और आर्य ने एक साथ अपना सिर पीट कर कहा, लो हो गया काम। राज और अमन अपना मुंह दबाए अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और दादाजी जो पहले ही गुस्से में थे वो कार्तिक की बात सुनकर बस फटने ही वाले थे। और हुआ भी वैसा ही। दादाजी गुस्से से, तुम बददिमाग कहीं के, जब भी अपना मुंह खोलोगे उल्टा हो बोलोगे, पहले पूरी बात सुना करो फिर बोला करो। तभी दादी जो गुस्से से कार्तिक को घूरते हुए बोली, यहाँ बात माहिरा और रियांश की शादी की हो रही है, न कि दादाजी की। तुम जैसा पोता हो तो पता नहीं कितनी बार मेरी सौतन ले आता बेचारा। कार्तिक अपना मुंह लटकाए वहां से चला गया। तभी सोमित, अरे कोई हमें भी बताएगा बात क्या है? उनके बोलते ही कीर्ति ने उन्हें सारी बात बता दी। सोमित कुछ सोचकर सभी ने मिलकर कल माहिरा रियांश की शादी का डिसाइड किया। बच्चे खुशी से, तो क्या कल हम अपनी मम्मा से मिल सकते हैं? स्वीकृति, वो तो आप आज ही मिल सकते हो। लवी खुशी से कूदते हुए, सच्ची बुआ माहिरा, लेकिन आप उन्हें मम्मा नहीं मासी कहेंगे। ओके बच्चे ओके। तभी रुद्र रियांश का पा हड़बड़ी में अंदर आते हुए, बॉस बॉस। रियांश उसे ऐसे देख, रियांश उसके पास आते हुए, अब क्या हुआ और तुम इतना हड़बड़ी में क्यों हो? रुद्र, बॉस अगर आप भी सुनेंगे तो आपका नहीं नहीं आप सभी का ऐसा ही हाल होगा। रियांश थोड़ा खींच कर, बात क्या है वो बोलो। रुद्र ने एक बार बच्चों को देखा जो उन दोनों को ही देख रहे थे। जब आहान ने रुद्र को टिस किया तो उसने सुसान से बच्चों को अंदर ले जाने को कहा। सुसान दोनों को लेकर अंदर चली गई और रुद्र ने एक एनवलोप जो एक इनविटेशन कार्ड था रियांश को देते हुए कहा, इसे देखिए। रियांश उस एनवलोप को देखकर जो उल्टा था, ये एक इनविटेशन कार्ड है, मैं इसे क्या देखूं? रुद्र, सर यही तो वो वजह है, आप इस पर लिखे नाम तो पढ़िए, आपको सब समझ आ जाएगा। रियांश रुद्र को घूरते हुए कार्ड निकाल कर देखता है और उस पर लिखे नाम जिन्हें देखकर उसके हाथ वही रुक गए। उसे ऐसे देख अयान ने उसके हाथ से कार्ड लिया और उसका भी हाल ऐसा ही था। तभी दादाजी, जिनका गुस्सा अभी शांत हुआ था, उन्होंने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम दोनों को सांप सूंघ गया है क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? दादाजी की आवाज से दोनों अपने होश में आए। तभी रुद्र ने कहा, बिग बॉस, इसमें लिखा है कि आज शाम होटल लेक फ्रंट में मिस्टर रायचंद की बेटी शमिता रायचंद से अदीप सर की एंगेजमेंट है। रुद्र की कही बात सुनकर सभी को हैरानी हुई। वही अंबिका के डैड तो अपनी ही सोच में गुम, कहीं खो गए। अंबिका का एक्सीडेंट हुए 1 वीक हो गया था, वो अभी तक होश में नहीं आई थी। हॉस्पिटल में सभी का रुकना भी माना था, इसलिए वहां सिर्फ करण और नियति ही रुके थे। नियति कीर्ति के कैबिन में किसी काम से गई हुई थी। तभी करण जो कॉरिडोर में ही बैठे हुए थे, उनकी नजर सामने से आते हुए अदीप पर गई। करण उसे देखकर खुश होते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए और जैसे ही कुछ बोलने को हुए, अदीप ने अपने हाथों में पकड़े हुए पेपर्स करण की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए। उसे देखकर जो खुशी करण के फेस पर आई थी वो अचानक गायब हो गई। उन्होंने उसे देखकर, ये क्या है? अदीप, डिवोर्स पेपर मैंने साइन कर दिए। जब आपकी बेटी होश में आए तो उसे दे दीजिएगा, जिससे वो समझ सके कि अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। करण के कानों में डिवोर्स शब्द ऐसे गूंज
रहा था जैसे उसके सिवा दूसरा कोई शब्द ही न बना हो। करण को होश तब आया जब नियति ने कहा, आप कहाँ खोए हैं? मैं कब से आपको पूछ रही हूँ। अधीप जा चुका था। नियति, ये आपके हाथ में किस चीज के पेपर है? करण बात को छुपाते हुए, ये हमने जो कुछ खुशी से अपनी बेटी को दिया था उसके पेपर है। फिर मन में जो आज उससे छिन गया। नियति आगे कुछ बोलती उससे पहले उन्हें दादाजी की एक कड़क आवाज आई, वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो भूल गया है कि उसकी पहले ही शादी हो चुकी है और कोई अपनी पत्नी के जिंदा होते हुए भी कोई दूसरी लड़की से एंगेजमेंट केस कर सकता है? कोई कुछ कहता उससे पहले सभी को एक आवाज आई, कौन एंगेजमेंट कर रहा है? सभी ने पीछे देखा तो वहां अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लिए अंबिका खड़ी थी। उसे यहाँ देख अयान अंबिका के पास जाते हुए, तुम अकेले यहाँ क्यों आई? अंबिका, मुझे ऊपर अकेले बोर हो रहा था तो मैं यहाँ आ गई। पिछले 1 महीने में अंबिका सबसे मिल चुकी थी, बस बच्चों को छोड़कर। तभी लवी भागते हुए हॉल में आई और अंबिका से टकरा गई। अंबिका उसे हैरानी से देखकर फिर अपने फेस की स्माइल बड़ी करके लवी के बराबर में आकर, अरे आप तो कितनी प्यारी हो, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। लवी खुशी से, सच्ची? अंबिका मुस्कुरा कर, हाँ मुच्ची, लेकिन मुझे आपका नाम नहीं पता। लवी खुशी से, मेरा नाम लवी है। अंबिका, बहुत प्यारे हैं आप भी और आपका नाम भी। अपनी तारीफ सुनकर लवी खुशी से अंबिका के पास आकर मम्मा बोलने ही वाली थी कि उसे माहिरा की बात याद आ गई और उसने कुछ कहना चाहा। तभी आर्य गुस्से में लवी के पीछे बाहर आया, जिसे परेशान करके लवी भागी थी। अंबिका की नजर अब आर्य पर गई और अपनी मोम को सामने देख आर्य का लवी पर गुस्सा गायब हो गया। अंबिका ने आर्य को अपने पास बुलाया। आर्य जैसे इसी के इंतजार में था, वो जल्दी से अंबिका के पास गया। अंबिका, आपका क्या नाम है? लवी, ये मेरे भैयू है। आर्य। अंबिका मुस्कुराकर, दोनों से आप यहाँ पर किसके साथ आए हैं? आर्य पहले ही चुप था। उसे ऐसे देखकर घर के सभी लोग जो उन्हें ही देख रहे थे थोड़ा घबरा गए। तभी अयान, किसके है? मतलब ये दोनों इसी घर के बच्चे हैं। अंबिका न समझी से अयान को देखकर, इस घर के अयान? हाँ, इस घर के। माहिरा और रियांश के। अंबिका हैरानी से, कक्का क्या माहिरा रियांश के अयान? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात? क्या उनके बच्चे नहीं हो सकते? भाई, जब शादी हुई है तो बच्चे भी होंगे। अयान की बात सुनने के बाद अंबिका माहिरा को घूरते हुए, दी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपके 2 बच्चे हैं? अंबिका आगे कुछ बोलती तभी आर्य और लवी ने पास आकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे एक साथ मासी कहा, जिससे अंबिका का ध्यान माहिरा से भटक गया। अंबिका ने खुश होकर आर्य और लवी को देखा और उसी तरह उनके हाथ पकड़कर अपने रूम में चली गई। सभी उसे जाते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी एक गलती अंबिका की जान लेने के लिए काफी थी। वही होटल लेकफ्रंट पार्टी में सभी गेस्ट आ चुके थे। सभी अधीप की कामयाबी देखकर काफी इम्प्रेस्ड होकर उससे मिलने के लिए बेचैन थे। कुछ लोग रायचंद कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते थे। तभी मिस्टर रायचंद को अधीप अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्रेंस से अंदर आते हुए दिखाई दिया। उसने एक ग्रे सूट पहना हुआ था और उसका एक हाथ उसके पैंट की पॉकेट में था। अधीप का ऑरा अलग ही था। उसे वहां आते देख जो लोग अभी तक एक्सटेड थे, अब उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो खुद अधीप के पास जाकर उससे बात कर सके। मिस्टर रायचंद खुश होकर अधीप के पास जाते हुए, आखिर तुम आ ही गए। कोई बहुत देर से तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो अधीप को अपने साथ लेकर जाते उससे पहले उन्हें एंट्रेंस से एक शोर सुनाई दिया। वहां खड़े गार्ड ने जब देखा कि रिपोर्टर किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं तो उन्होंने आगे आते हुए रिपोर्टर को साइड किया और शमिता, माया और महिमा को प्रोटेक्ट करते हुए अंदर लेकर आए। वही रोनी और देवंश अपने हाथों में वाइन के ग्लास पकड़े दूर से अधीप को घूर रहे थे। रोनी, ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलता है। देवंश, ये जब से आया है तब से हमारी रही सही इज्जत भी चली गई है। पता नहीं डैड और अंकल को क्या हुआ है कि वो इससे शमिता की शादी करवा रहे हैं। तभी किसी ने कहा, शादी ही नहीं भाई साहब, जल्दी ही अपनी कंपनी भी उसे देने वाले हैं। रोनी और देवंश हैरानी से पीछे मुड़े तो वहां मिस्टर सिन्हा खड़े होकर अधीप को अपनी जलती हुई आंखों से देख रहे थे। रोनी, अंकल आप यहाँ? लेकिन आप भी तो डैड के साथ ही है। मिस्टर सिन्हा रोनी को देखते हुए, भाई साहब की बात मानना मेरी मजबूरी है। अगर ये मजबूरी न होती तो मैं कभी अधीप की शादी शमिता से नहीं होने देता। अब हैरान होने की बारी रोनी और देवंश की थी। तभी उन सभी को एक आवाज आई। उन्होंने आवाज की तरफ देखा तो स्टेज पर अपने हाथ में माइक लिए कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए रेडी थे होटल लेकफ्रंट
के पार्टी हॉल के स्टेज पर मिस्टर रायचंद अपने हाथों में माइक लिए खड़े थे, जिनके चेहरे पर आई खुशी साफ बता रही थी कि वो कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए ही स्टेज पर आए हैं। इसी के साथ उनकी आवाज वहां खड़े सभी लोगों के कानों में पड़ी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मेरी बेटी शमिता रायचंद की एंगेजमेंट अदीप सिंघानिया से होने जा रही है, और ये सब इसलिए नहीं है कि अदीप सिंघानिया फैमिली से बिलोंग करता है, बल्कि इसलिए है कि वो काबिलियत उसके अंदर है। इसीलिए मैंने अपनी बेटी और अपनी कंपनी रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए वो काबिल शख्स ढूंढ लिया है, और आज से मेरी कंपनी के नए सीईओ अदीप है। उन्होंने अदीप को स्टेज पर आने के लिए कहा, और इन सब में सबसे ज्यादा जो खुश था वो थी शमिता, जो अदीप के बगल में खड़ी थी। उसने अदीप को गले लगाते हुए कहा, बेबी आई एम सो हैप्पी। अदीप शमिता से अलग हुआ और स्टेज पर मिस्टर रायचंद के पास जाकर खड़े होते हुए, अंकल इसकी क्या जरूरत थी? वेद जरूरत थी बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन इन लॉ, और तुमसे ज्यादा काबिल इंसान मुझे अपनी कंपनी के लिए नहीं मिलता। उसके बाद वेद रिंग सेरेमनी का बोलकर स्टेज से नीचे आए, वही शमिता जिसने अदीप के सूट से मैचिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे आज की पार्टी के लिए शमिता ने ही सिलेक्ट किया था। तभी शमिता अपना गाउन संभालते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गई। वही माया जो शमिता और अदीप को देखकर मन में बोली, लगता है अदीप का दिमाग खराब हो गया है, जो अंबिका जैसी परी को छोड़कर 4 किलो मेकअप पुती इस गधी के पीछे आया है। वही उस पार्टी हॉल में मौजूद जितनी भी लड़कियां या लोग थे, उन सभी को शमिता अदीप के अकॉर्डिंग कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन वो सब क्या बोलते, ये शमिता की किस्मत ही थी कि उसे इतना हैंडसम और काबिल लड़का मिला था। कुछ ही देर में रिंग सेरेमनी भी हो गई। उसके बाद वहां आए सभी लोग उनसे मिलकर उन्हें गिफ्ट देते और कॉन्ग्रेचुलेशन करते। कुछ ही देर बाद सारे गेस्ट एक एक कर पार्टी से चले गए। वही देवंश और रोनी अदीप को गुस्से में घूरते हुए इतनी पी चुके थे कि उन्हें होश भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। तभी वेद, जो कब से उन दोनों को ही घूर रहे थे, चलकर उनके पास आए। उन्होंने दोनों पर चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों ने ये क्या हालत बनाई हुई है? अपनी वेद को अपने सामने देख रोनी और देवंश खुद को संभालते हुए सीधे खड़े होने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वेद गार्ड से इन्हें ले जाकर कहीं फेंक आओ, अगर ये दोनों मुझे दोबारा मेरे घर में दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अदीप आगे आकर, ये आप क्या कर रहे हैं? अंकल, रोनी आपका बेटा है। वेद, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। रोनी और देवंश के पास इस वक्त मिस्टर सिन्हा, महिमा, माया और शमिता खड़े होकर अदीप और वेद को ही देख रहे थे, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन दिखाई दिया। तभी वेद ने अदीप कंधे पर थपथपाते हुए खुश होकर कुछ कहा, और दोनों सभी के पास आए। अदीप गार्ड से इन्हें इज्जत के साथ रायचंद मेंशन लेकर चलो। रोनी और देवंश को अदीप इस वक्त किसी फरिश्ते जैसा लग रहा था, और दोनों ने आगे आकर उसके गले लगते हुए उसे थैंक यू बोला। तभी शमिता उन्हें अदीप से अलग करते हुए, दूर हटो मेरे होने वाले पति से। रोनी और देवंश, क्यों, ये गंदा हो जाएगा। शमिता गुस्से से यूं वो और कुछ करते कि उससे पहले अदीप ने गार्ड को इशारा किया और 2 गार्ड उन दोनों को अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद बाकी सब भी बाहर आए। वही मिस्टर सिन्हा मिस्टर रायचंद के साथ एक गाड़ी में बैठकर निकल गए। वही शमिता ने माया को महिमा के साथ एक गाड़ी में जाने को कहा और खुद अदीप के साथ जाना चाहती थी, लेकिन अदीप ने उसे मना करते हुए कहा कि वो घर नहीं जा रहा, वो किसी काम से कंपनी जा रहा है, क्योंकि उसे नए प्रोजेक्ट पर कुछ काम करना है। बहुत देर मनाने के बाद शमिता मान गई और मुंह बनाते हुए महिमा के साथ उसकी गाड़ी में पीछे जाकर बैठ गई। उनके जाते ही अदीप अपनी कार लेकर सीधा रायचंद इंडस्ट्री पहुंच गया, जहां इस वक्त सिर्फ 2 गार्ड ही थे। उन्होंने अदीप को देखते हुए जल्दी से गेट खोला और अदीप अपने कमरे में जाकर उसने टेबल के नीचे बने ड्रॉ को अनलॉक कर उसमें रखा अपना लैपटॉप बाहर निकाला। 2 घंटे की मेहनत के बाद अदीप ने लैपटॉप से नजरें हटाई और अपनी चेयर पर पीछे होकर रिलैक्स पोजीशन में बैठते हुए एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ लैपटॉप बंद कर उसे वापस से उसी ड्रॉ में रख कर लॉक किया। फिर चेयर पर रखा हुआ अपना ब्लेजर उठाया और कमरे से बाहर निकाल कर उसे भी लॉक कर अपनी गाड़ी में बैठ कर निकल गया। वही अंबिका, जो दिन में सोने की वजह से उसे अब नींद नहीं आ रही थी और हमेशा की तरह वो अपने रूम में कुछ ढूंढ रही थी, जब हॉल में बैठे अयान, जो अपने लैपटॉप पर कुछ
काम कर रहा था, इसीलिए अभी तक जाग रहा था। उसे अंबिका के रूम से कुछ आवाज आई और वो इस डर से कि कहीं अंबिका को कुछ हो तो नहीं गया, जल्दी से उसके रूम की तरफ भागा और उसने जल्दी से रूम का गेट खोला दिया। वही अचानक हुई इस आवाज से अंबिका का ध्यान भटका और जो बुक अंबिका ऊपर बनी सेल्फ से उतार रही थी उसके हाथों से छूट गई और जैसे उसके ऊपर गिरने वाली ही तो कि अयान ने फुर्ती से अंबिका को अपनी ओर खींच लिया, जिससे अंबिका अयान की बाहों में थी। अयान अंबिका को इधर उधर घुमाकर देखते हुए, तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं? अंबिका को तो जैसे अयान की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, वो तो बस अयान के हैंडसम चेहरे को देखे जा रही थी। अयान उसे उसके कंधे से पकड़कर हिलाते हुए, अंबिका मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम ठीक हो? अंबिका अपने होश में आकर, हाँ तुमने बचा लिया, नहीं तो मेरा पता नहीं क्या होता। अयान उसे घूरते हुए, क्या बक रही हो? उसके घूरने से अंबिका को याद आया कि वो अभी क्या बोल गया। उसने अयान को सॉरी कहा। अयान तुम सोई नहीं? अंबिका मुंह बनाते हुए, वो मैं दिन में सोई थी तो मुझे नींद नहीं आ रही, क्या तुम भी दिन में सोए थे? अयान अंबिका को देखकर टोंट मारते हुए नहीं, मुझे सोने के अलावा और भी बहुत से काम होते हैं। अयान की बात पर अंबिका झूठा गुस्सा दिखाकर, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस सोती रहती हूँ। अंबिका को नाराज होता देख, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें बुरा लगा? सॉरी अंबिका। उसी तरह हाँ बहुत लगा। अयान सॉरी अंबिका, नहीं चलेगा। अयान कुछ याद करते हुए अंबिका का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाते हुए, अंबिका क्या कर रहे हो? मुझे इतनी रात को कहाँ लेकर जा रहे हो? अयान उसे धीरे बोलने का इशारा करते हुए, अंबिका धीरे से, हम कहाँ जा रहे है? अयान तुम्हारी फेवरेट जगह पर। अंबिका चलते हुए है। फेवरेट जगह? उसे कुछ समझ नहीं आया। अयान उसे गाड़ी में बिठा कर, वहां जाने के बाद सब समझ जाओगी, पहले चुप होकर बैठो। अंबिका चुप हो तो गई, लेकिन उसके मन में इस वक्त सवालों का तूफान आया हुआ था जिन्हें वो अयान से पूछना चाहती थी, लेकिन अयान ने उसे बोलने से साफ मना कर दिया था। लगभग 20 मिनट कार ड्राइव करने के बाद अयान ने एक जगह आकर अपनी कार रोकी। अंबिका ने उस खाली जगह को देखकर अयान का हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अयान ने उसके दोनों गाल अपने हाथ से पकड़कर अपनी साइड घुमाते हुए उसे सामने बना आइसक्रीम पार्लर दिखाया, जिसे देखकर अंबिका चुप हो गई। अयान उसे आइसक्रीम पार्लर लाया जिसे उसने देखा ही नहीं। अयान अंबिका की सीट बेल्ट खोलकर खुद बाहर निकल गया, लेकिन अंबिका वो बाहर नहीं आई। अयान अंबिका की साइड का गेट खोल उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाते हुए, अब चलना नहीं है? अंबिका हाँ बोली। अयान शॉप के अंदर आकर अंबिका की फेवरेट ब्लूबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम ऑर्डर करता है। अंबिका उसे देखकर, तुम्हें कैसे पता कि ब्लूबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम मेरी फेवरेट है? अयान दोस्त सब जानते हैं। अयान अंबिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर लगी हुई टेबल के पास लाकर बिठाते हुए, कुछ ही देर में उनकी ऑर्डर की हुई आइसक्रीम भी आ गई। अंबिका आइसक्रीम का एक स्कूप अपने मुंह में रखते हुए, सच में अयान ठंड में बाहर बैठकर आइसक्रीम खाने में जो मजा है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अयान सच में? अंबिका हाँ तुम खुद करके देखो। अयान एक बाइट लेकर, हुन ठीक ठाक है अंबिका, तुम रहने ही दो। अंबिका अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी, वही अयान उसे खाते हुए देख रहा था। आज अंबिका को इतना खुश देखकर अयान को काफी अच्छा लग रहा था। दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न, इस बात से बेखबर की कुछ दूर खड़ी कार से दो नीली आंखें गुस्से से उन्हें घूर रही थी। एक सप्ताह बाद इस वक्त पूरी दुनिया में 3 ही न्यूज स्ट्रैंड में, यानी सभी न्यूज चैनल पर थी। पहली रियांश आहूजा की शादी, दूसरी सबसे बड़ी न्यूज आहूजा और सिंघानिया, 2 अब तक की सबसे बड़ी और एक दूसरे की अराइवल कंपनी। वो अचानक से मल्होत्रा के साथ पार्टनरशिप में आ गई। तीसरी और सबसे बड़ी न्यूज जिस पर कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, तो कुछ बड़ी कंपनियां इन तीनों कंपनियों के साथ अपना बिजनेस करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रही थी। वो वजह ये थी कि सालों पहले गायब हुई बिजनेस ऑफ द विमेन शिप्रा सिंघल वापस आ गई है। इस न्यूज के साथ शिप्रा जी की कुछ पुरानी तस्वीरें जो लगातार सभी न्यूज चैनल पर दिखाई जाने लगी, और हो भी क्यों न, आखिर सालों पहले बिजनेस की दुनिया में उनका जो नाम और फेम था उसे उन्होंने अकेले ही बनाया था, जिसे लोग आज भी नहीं भूले। और आज आहूजा कंपनी जिस मुकाम पर थी वो भी उन्हीं की वजह से था। वैसे लोगों के लिए 3 नहीं 4 कंपनियां एक हुई थी, क्योंकि लोग सच से अनजान थे। रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ऑफिस बिल्डिंग के सामने एक कार के रुकते वेद रायचंद जल्दी से उतरकर लिफ्ट से ऊपर 12th फ्लोर पर पहुंचकर उनकी नजर अदीप के कैबिन से बाहर आ रहे उसके पास गौरव पर गई, जिसे खुद उन्होंने ही अदीप के लिए हायर किया था। वेद गौरव को रोकते हुए, अधीन कहा है? गौरव सर तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। गौरव की बात सुनकर वेद की आंखें छोटी हो गई। उन्होंने उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा बॉस मीटिंग के लिए
बाहर गया है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गौरव सर, अगर बॉस किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए गए होते मैं उनके साथ जाता, लेकिन उन्हें तो शमिता मैम अपने साथ लंच के लिए लेकर गई है, क्योंकि उनकी कुछ फ्रेंड्स यूके से उनसे मिलने आई है, जिन्हें वो बॉस से मिलवाना चाहती थी। वेद, तो आज की मीटिंग का क्या हुआ? गौरव, बॉस ने उन्हें कल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। गौरव की बात सुन कर वेद गुस्से से तिल मिला गए। वही एक न्यू बिल्डिंग जो पूरी तरह शीश से बनी हुई थी, और उस बिल्डिंग के टॉप पर जहां शीशे से 3 बड़े बड़े वर्ड से बना हुआ AMS, जो नाम कम और ब्रांड ज्यादा लग रहा था। अंदर से उस बिल्डिंग का इंटीरियर काफी लग्जरियस था। उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर 4 रूम जो बड़े होने के साथ लग्जरियस और साउंड प्रूफ भी थे, जिन्हें CEO के लिए बनवाया गया था। आहूजा मेंशन, जहां सभी लेडीज तैयार होकर हॉल में जमा थी, वही लड़के जो अभी सोकर उठे थे और ऐसे ही रूम से बाहर निकल आए। दिव्या, ये देखो, हम सब मॉल जाने के लिए रेडी है, और इन्हें देखो, ये अब सोकर उठे हैं। अभिषेक, तो तुम मॉल गाड़ी से जाने वाली हो या हमारे ऊपर बैठ कर? कार्तिक, आज संडे है और मैं अपना संडे मॉल में नहीं बिताने वाला। राज, दिव्या को देखकर मैं अभी रेडी होकर आया। दिव्या, किस लिए? राज शर्माते हुए न में गर्दन हिलाता है। दिव्या गुस्से से, मैंने पूछा तुम रेडी क्यों हो रहे हो? राज, तुम्हारे साथ मॉल जाने के लिए। दिव्या, हम सब है, तो तुम्हारी क्या जरूरत? राज, बेबी तुम बैग कैसे उठाओगी? अभिषेक, हाँ बेबी बैग कैसे उठाएगी, फिर बेबी खुद कैसे चलेगी? एक काम करो, इसे अपने कंधे पर बिठाओ और अभी निकल जाओ, गाड़ी का डीजल बचेगा और तुम्हारी बेबी का प्यार तुम्हारे लिए बढ़ जाएगा। अभिषेक की बात सुनकर दिव्या और राज ने उसे एक साथ घुरा। वही कार्तिक मुंह दबाकर हंस रहा था। तभी कीर्ति ने, सब तैयार है तो चले सभी ने हाँ कहा। तभी सोमित अयान के साथ सोफे से उठते हुए, हम भी चलेंगे। कीर्ति, आप क्यों? सोमित, मुझे भी अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी है। अयान, मैं तो बच्चों का ध्यान रखने जा रहा हूँ, जिससे आपको शॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम न हो। कीर्ति, अच्छी बात है, कोई बच्चों का ध्यान रखने के लिए तो होना ही चाहिए। सभी बाहर निकल गए। वही घर में इस टाइम दोनों दादाजी के साथ अमन, कार्तिक, राज और अभिषेक ही बचे थे। शिवेन महक को उसके चेकअप के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर गया था, क्योंकि महक पूरे 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। अंबिका ने महक और उसके बच्चे को बचाने के लिए महक को धक्का देकर साइड कर दिया और उसकी जगह खुद ट्रक के सामने आ गई। यही वजह थी जिसके लिए शिवेन ने अदीप का साथ न देकर अंबिका का साथ दिया, और अगर वो ऐसा न भी करती तो इस बार गलती अदीप की ही थी। सभी कुछ देर बाद मॉल पहुंचे और शॉपिंग के लिए दिव्या, मान्या, शुभी, अंबिका, माहिरा, स्वीकृति गाउन लहंगे देख रही थी। वही नियति, कीर्ति, शिप्रा, वेदेही और रीना जी सड़ियों के शोरूम में थी। उधर शोमितयान और बच्चों के साथ मेंस वेयर शोरूम में जाकर उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन सब बेकार, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी आर्य अपना सिर पीट कर, दादू, ऐसे तो सबकी शॉपिंग हो जाएगी और हम यहीं बैठे रहेंगे, हमें भी शॉपिंग करनी है। शोमित, बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या लूं? आर्य, दादू, आप दादी की हेल्प क्यों नहीं लेते? शोमित, लेकिन आपकी दादी आएगी तभी। आर्य, ओहो दादू, आप बुलाए और वो न आए, ऐसा कभी हो सकता है? आर्य की बात सुनकर वहां सेल्स काउंटर पर खड़े सभी सेल्समैन और गर्ल्स धीरे से हंस दिए। अयान, अंकल, ही इज राइट, आप आंटी को फोन कीजिए और उन्हें यहाँ अपनी हेल्प के लिए बुला लीजिए। सोमित ने अपनी पैंट की पॉकेट में रखा अपना फोन निकालकर कीर्ति को कॉल लगा दिया। वही जब कीर्ति ने अपने फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उनके गाल शर्म से लाल हो गए, जिसे देख नियति, क्या हुआ, आप ऐसे शर्मा क्यों रही है? कीर्ति नमे सिर हिलाते हुए एक 7 स्टार होटल के एक बड़े से रूम में अदीप शमिता के साथ वाली चेयर पर बैठा हुआ अपने फोन में कुछ कर रहा था। उसका ध्यान उनके सामने बैठी 4 लड़कियां, ये शमिता की वही फ्रेंड्स थी जो यूके से उसे मिलने आई थी। अपनी आदत से मजबूर शमिता घमंड से इतराते हुए अपनी फ्रेंड्स से, वो क्या है ना, डैड ने अचानक फैसला लिया हमारी एंगेजमेंट का, वरना मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहती थी। लेकिन उन चारों का ध्यान शमिता और उसकी बातों पर तो था ही नहीं, उनकी नज़र तो बस अदीप पर ही थी। उन चारों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त उनके सामने बैठा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का CEO अदीप सिंघानिया है। शमिता ने उन्हें सच तो बताया, लेकिन आधा वही अदीप अभी पूरे सच से अनजान था। कुछ देर बाद सभी ने अपना लंच खत्म किया और शमिता की फ्रेंड्स जो उसी होटल में रूम लेकर रुकी हुई थी, अदीप और शमिता वहां से निकल गए। होटल से बाहर आकर शमिता ने अदीप से मॉल चलने की जिद की।
जिसे मानते हुए अदीप ने अपने ड्राइवर को मॉल चलने के लिए कहा। वो लोग इस बात से अनजान थे कि आज माहिरा अंबिका और बाकी सभी के साथ उनकी शादी की शॉपिंग के लिए उसी मॉल में है। वही कीर्ति ने अपना फोन उठाकर कान से लगाया। क्या हुआ शोमित, मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। कीर्ति शॉप से बाहर आकर आप कहा है, मैं आती हूँ। शोमित एक मिनट बोलकर उस शॉप से बाहर आए। फिर कीर्ति से, मैं लिफ्ट में हूँ, इधर देखो। कीर्ति लिफ्ट में देखकर जहां उन्हें सोमित दिखाई दिए, कीर्ति उनके साथ शॉप के अंदर आई और अयान उन्हें देखकर, आंटी अंकल आप आपने लिए कपड़े देखिए, मैं आर्य और लवी को मैं शॉपिंग करवाता हूँ। सोमित ठीक है। अयान लवी और आर्य के साथ चाइल्ड वेयर शोरूम में आता है जो लड़कियों की शॉप के दूसरी साइड था। अयान उन्हें लड़कियों की शॉप के सामने से लेकर निकला ही था कि उसे पीछे से किसी की आवाज आई। जब अयान पीछे मुड़ा तो वो अंबिका थी जिसने उसे आवाज लगाई थी। अंबिका उनके पास आकर, तुम कहाँ जा रहे हो? अयान अपने हाथ उठाकर आर्य और लवी का हाथ जो उसने अपने हाथ में पकड़ा था अंबिका को दिखाते हुए इन्हें शॉपिंग कराने। अंबिका मुस्कुराकर, ठीक है मैं भी चलती हूँ। अयान तो तुम कब शॉपिंग करोगी? अंबिका बेफिक्री से, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। अयान हंसकर, ठीक है। दोनों बच्चों के साथ बच्चों की बियर शॉप में आए। कुछ देर बाद वो चारों बाहर निकले। अंबिका, मुझे अपने लिए कुछ टी शर्ट और जीन्स लेनी है। अयान, ओके। उसके बाद वे सभी टी शर्ट और जीन्स की शॉप में जाकर अंबिका अपने और अयान के लिए 2 टी शर्ट लेती है। अयान ने कार्ड से पे किया। कुछ दूर जाने के बाद अंबिका को याद आया कि वो टी शर्ट का बैग तो वही भूल आई। अयान, तुम यही रुको, मैं लाता हूँ। अंबिका ठीक है बोलकर वही अयान के आने का इंतजार करती है। तभी एक ज्वेलरी शोरूम जिसके 2 एंट्रेंस थे, अंबिका उसी शोरूम के सामने खड़ी हुई थी। तभी लवी ने अंबिका का हाथ छोड़ दिया जिससे अंबिका उसका हाथ पकड़ने के लिए अचानक पीछे और वो किसी से टकरा गई, लेकिन वो गिरती उससे पहले उसे किसी ने गिरने से बचा लिया। अंबिका डर से अपनी आंखें बड़ी कर उस शख्स को देख रही थी लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी आर्य ने आकर अंबिका को हाथ पकड़कर कहा, मम्मा आप ठीक तो है? अंबिका आर्य की आवाज से अपने सेंस में आई और उसने सामने खड़े शख्स को देखते हुए उठने की कोशिश की। उस शख्स ने अपनी बाहों में गिरी खूबसूरत लड़की की खड़े होने में मदद की। अंबिका उसे थैंक यू बोलने ही वाली थी कि तभी अयान ने जल्दी से आकर अंबिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए अपना एक हाथ उसके गाल पर रखते हुए कहा, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अंबिका अयान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ। वही आर्य उस शख्स को बुरी तरह घूरे जा रहा था और लवी उस शख्स को देखकर खुशी से डेढ़ बोलकर जैसे ही उसके पास जाने को हुई कि आर्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए उस पर घुराया और उसे रोक दिया। लवी अपने भैयू की बात मानते हुए रुक गई जिसे अदीप ने भी नोटिस किया। वही अयान सामने खड़े अदीप को घूरते हुए अंबिका और बच्चों को वहां से लेकर चला गया। अदीप को तो ये समझ ही नहीं आया कि अंबिका ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी जैसे उसने अदीप को पहचाना ही नहीं। यही सब सोचते हुए अदीप शमिता के पास आया। शमिता उसे एक डायमंड ब्रेसलेट दिखाते हुए, ये कैसा है? अदीप बिना देखे, अच्छा है। शमिता सेल्समैन से उसे पैक करने को बोलती है। वही रियांश अपनी एक मीटिंग से अभी अहुजा मेंशन आया था, उसने रूम में जाकर चेंजर किया और फिर से हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। एक सर्वेंट रियांश को पानी दिया। रियांश, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब कहा है? सर्वेंट रियांश से, सर सभी मॉल गए हैं। रियांश, पानी पीकर तो घर में कोई नहीं है। सर्वेंट है न आपके दादाजी, उनके दोस्त करण, अमन, अभिषेक, कार्तिक और राज। सर रियांश तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तभी अभिषेक अंदर से आते हुए, मैं बताता हूँ। राज, अमन और कार्तिक सब एक दूसरे से छुपकर मॉल पहुंच गए। रियांश, तो तेरा पारा क्यों चढ़ा हुआ है? हम भी चलते हैं। अभिषेक, नहीं यार मेरी एक मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। रियांश, ओके तो मैं जा रहा हूँ। अभिषेक, 2 दिन बाद तेरी शादी है, फिर तो वो हमेशा तेरे साथ रहेगी। रियांश अपने सीने पर हाथ रख कर, यार ये नहीं मानता। अभिषेक, ठीक है तू इसे मना, मैं चलता हूँ भाई। रियांश, अपना ध्यान रखना। अभिषेक, हाँ हाँ ये बोल वो अपनी मीटिंग के लिए चला गया और रियांश मॉल सभी की शॉपिंग हो चुकी थी। रियांश सामने से आ रही अपनी फैमिली के पास जाकर कीर्ति से मोम हो गई। शॉपिंग कुछ रह तो नहीं गया? कीर्ति, नहीं बेटा सब ले लिया, कपड़े ज्वेलरी। तभी शिप्रा, अब तो बहुत थक गए। रियांश, ठीक है फिर सब मिलकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, फिर घर चलेंगे। तभी किसी ने कहा और हम सभी उधर देखने लगे जहां राज, अमन और कार्तिक खड़े हुए थे। वेदेही, मैं सोच ही रही थी कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं, तुम्हारी लेट आने की सजा है कि चुप
चाप यहाँ सभी के हाथों से शॉपिंग बैग्स लो और उन्हें गाड़ी में रखो। कार्तिक ये तो बहुत सारे हैं। शुभी तभी तो तुम्हें उठाने को बोला है। राज दिव्या से ठीक है दो। दिव्या अब कुछ कहा तो यहीं से धक्का मार दूंगी और दादी को कहूंगी कि तुमसे बैग नहीं उठ रहे। राज खींच कर जैसा भाई वैसी बहन दिव्या राज को घूर कर देखते हुए घर चलो बताती हूँ। अमन ने सुभी के पास जाकर उसकी आंखों में देखा, फिर उसके हाथों से बैग्स लेकर उसे कुछ इशारा किया जिसे समझकर सुभी ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली और अमन मुस्कुरा दिया। वही जब कार्तिक सभी को छोड़कर सीधा मान्या के पास जाकर उससे बैग देने को कहा, मान्या खाली हाथ दिखाकर मेरे पास नहीं है। राज पहले ही ले गया बेचारा कार्तिक बैग्स के बहाने। आज पहली बार मान्या से बात करने का मौका मिला था, वो भी राज ने छीन लिया। तभी वैदेही जी उन्हें टोंट मारते हुए, हमारे पास भी बैग्स है या तुम्हारी आंखें सिर्फ लड़कियों का बोझ देख सकती है। ये सुनकर सभी मुंह दबाए हंस दिए और उन तीनों ने जल्दी से सबके हाथों में पकड़े सारे बैग्स गाड़ी में रखे। सभी एक साथ स्टार होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचे। ये होटल रियांश के फ्रेंड का था, जहां उसने अपने दोस्त को बोलकर पहले ही फैमिली डिनर के लिए पूरा हॉल बुक कर लिया। ये होटल बाकी होटल से अलग था, यहाँ की हर एक चीज पारंपरिक तरीके से अरेंज्ड की गई थी। सभी का वेलकम भी पारंपरिक तरीके से हुआ। सभी आकर टेबल के चारों तरफ लगी चेयर पर बैठ गए। सभी ने अपना अपना ऑर्डर दिया। तभी अंबिका चेयर से उठते हुए, नियति उसे उठता देख, तुम कहाँ जा रही हो? अंबिका मुझे वॉशरूम जाना है। अंबिका डिनर हॉल से बाहर निकलकर होटल के स्टाफ की लड़की से वॉशरूम के लिए पूछती है। लड़की अंबिका को लेफ्ट में इशारा करती है। अंबिका लेफ्ट की तरफ जाते हुए वॉशरूम यूज करके बाहर आई ही थी कि अचानक वॉशरूम की लाइट्स बंद हो गई। अंबिका डरते हुए उस अंधेरे में धीरे से अपने कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि अचानक उसे किसी ने पकड़कर अपनी ओर खींचा, जिससे अंबिका की एक चीख निकल गई। लेकिन वो आवाज बाहर आती उससे पहले किसी ने अंबिका के होठों पर अपने होठ रख दिए। अंबिका खुद को उससे छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जिसने भी उसे पकड़ा था उसके सामने अंबिका किसी बिल्ली के बच्चे जैसी थी। वो इंसान अंबिका को बहुत इंटेंस और डीपली किस कर रहा था। अब अंबिका शांत हो गई, जिससे वो इंसान साफ अंबिका की धड़कने सुन सकता था। तभी अचानक वॉशरूम की लाइट जल उठी, जिसने उस इंसान का ध्यान भटक गया और इसी का फायदा उठाकर अंबिका ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। जब अंबिका ने अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो वो उसे देखकर शॉक्ड रह गई। रायचंद मेंशन जैसे ही शमिता गेट से अंदर आई, तभी उसके डैड जो हॉल में सोफे पर बैठे उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। सोफे से उठ खड़े हुए शमिता अपने डैड को वहां देख खुशी से उनके गले लगते हुए, डैड आज मैं बहुत खुश हूँ। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले उसके डैड ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम अपनी बचकानी हरकतों से खुश रहो और तुम्हारी यही बचकानी हरकतें मुझे और तुम्हारे मंगेतर को, जिसे तुम इतने घमंड के साथ अपनी फ्रेंड से मिलवाती हो, न दोनों को सड़क पर ले आएगी। शमिता हैरानी से अपने डैड को देखते हुए, डैड लेकिन मैं तो बस उसे अपनी फ्रेंड से मिलवाने ले गई थी। वेद वो तो तुम उन्हें आज रात घर में डिनर के लिए इनवाइट करके कर सकती थी। तुम जानती हो आज के लंच के लिए अधीप ने कितनी मीटिंग पोस्टपोन की है। शमिता गुस्से से, डैड जब से वो आया है तब से आपका बिजनेस ही तो संभाल रहा है। मैं उसे एक दिन अपने साथ क्या ले गई? आपको इतना गुस्सा आ गया? मीटिंग पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं। ये बोलकर शमिता सीढ़ियों से अपने रूम में चली गई। तभी उनके पीछे खड़े मिस्टर सिन्हा, जाने दीजिए भाई साहब, बच्ची है। वेद ये लड़की समझती क्यों नहीं है? अगर ये पहले ऐसा कुछ करती तो मैं इसे कभी नहीं रोकता, लेकिन अब हमारी जरा सी गलती कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर तब जब हमारी राइवल कंपनी इतना फेम में है और ऊपर से ये शिप्रा सिंघल, जिसे की वजह से सिंघानिया आहूजा और मल्होत्रा कंपनी के शेयर रातों रात आसमान पर पहुंच गए। वही अभिषेक अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए एक क्लब में आया हुआ था, जहां वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म की और जाने के लिए क्लब से बाहर निकलकर पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ जाने लगा ही था कि अचानक एक लड़की ने सामने से आकर उसे उसकी कॉलर से पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि अभिषेक को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, और जब तक उसे समझ आया तब तक वो लड़की उसके लिप्स अपने लिप्स से लॉक कर चुकी थी। पर जैसे ही अभिषेक हटने को हुआ कि तभी उसे वहां कुछ लोगों की आवाज आई, कहा गई ढूंढो उसे, वो ऐसे बच कर नहीं जा सकती। इस आवाज से अभिषेक ने उस लड़की को घुमाकर अपनी कार की साइड में करते हुए
जिससे वो लड़की उन लोगों को दिखाई न दे। कुछ देर बाद अभिषेक को उन लोगों के दूर जाते हुए पैरों की आवाज आई। अभिषेक लड़की से दूर होकर उन लोगों को देखने लगा और जैसे ही उसने घूमकर लड़की को देखा, जिसे देखते ही अचानक अभिषेक को उस लड़की पर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से उस लड़की को देखते हुए अपने हाथों से उस लड़की की बाजू को पकड़कर अपनी जलती हुई आंखों से उस लड़कों की आंखों में देखा, जिससे वो लड़की घबरा गई। अभिषेक उसे घूरते हुए अपने दांत पीस पर एक एक शब्द पर जोर देते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ इतना सब करने के बाद भी तुमने मुझे किस कर दिया। अभिषेक के इस तरह बोलने से माया की आंखों में आंसू आ गए। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई, अभिषेक ने अपने हाथ की पकड़ उसकी बाजू पर मजबूत करते हुए कहा, अब किसे धोखा देकर भागी हो जिसके आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उस दिन जब तुम अदीप से मिलने आई थी तब मुझे लगा था कि शायद तुम सुधर गई हो, लेकिन आज पता चला तुम जैसी लड़कियां जो पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है और किसी के साथ कुछ भी करने से पहले कुछ नहीं सोचती। माया अपनी आंसू भरी आंखों से अभिषेक को हैरानी से देखते हुए वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ न कह सकी। अभिषेक ने माया की बाजू छोड़कर उसका हाथ पकड़कर गुस्से से माया को अपनी गाड़ी से दूर करते हुए साइड में धकेल दिया, जिससे माया जमीन पर जा गिरी। लेकिन अभिषेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही माया जो अभी तक चुप थी वो फुट फुट कर रोने लगी, क्योंकि अभिषेक की बातें उसे बहुत दर्द दे रही थी। 11 साल पहले अगर माया इतनी मजबूर न होती तो वो कभी अभिषेक को छोड़कर नहीं जाती। उसे लगा अभिषेक उसे समझेगा, लेकिन वो उससे इतना नाराज हो गया कि इन 11 सालों में उसने दोबारा कभी पलटकर माया को नहीं देखा। उसके बाद माया ने भी कभी अभिषेक की गलतफहमी दूर नहीं की। माया अपने ख्यालों में ही थी कि तभी किसी ने माया के सिर पर गन रखते हुए कहा, आखिरकार तुम हमें मिल ही गई, बहुत भगाया तुमने हमें, अब बचकर कहाँ जाओगी। ये वही लोग थे जो कुछ देर पहले माया को ढूंढते हुए यहाँ आए थे, वही होटल के रेस्टोरेंट में। जब अंबिका काफी देर तक नहीं आई तब नियति टेबल से उठते हुए, कीर्ति उन्हें देखकर क्या हुआ, आप परेशान लग रही है। नियति दरवाजे को तरफ देखकर, काफी टाइम हो गया, अंबिका अभी तक नहीं आया है। तभी अयान, आंटी आप चिंता न करें, मैं देखता हूँ। रियांश, मैं भी चलता हूँ। दोनों हॉल से बाहर निकल गए। वही वॉशरूम में अदीप को अपने सामने देखकर अंबिका जो अभी तक हैरान थी, उसे अब अदीप पर गुस्सा आया, क्योंकि उसके सामने खड़े इस अजनबी इंसान ने उसे अभी किस किया, वो भी इतनी देर तक। अंबिका गुस्से से यूबलाडी, स्काउंड्रल इडियट, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? तुमने मुझे मॉल में गिरने से बचाया, इसका मतलब मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूं कि तुम मुझे मेरी मर्जी के बिना किस करोगे? वही अदीप अंबिका के वर्ड्स सुनकर हैरान था कि अंबिका उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, माना उसने अंबिका को तलाक दिया था और अंबिका उससे गुस्सा भी होगी, लेकिन इसके उलट अंबिका उससे ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो उसे जानती ही नहीं। अदीप अपनी ही सोच में था कि अचानक अंबिका ने अपना सिर पकड़ लिया और उसे कुछ इल्यूजन दिखाई देने लगे। अंबिका ने अपनी आंखें बंद की। अदीप एकदम की आवाज से अपने होश में आया। जब उसने अपने सामने देखा तो अंबिका वहां नहीं थी। अदीप की नजर नीचे जमीन पर बेहोश होकर गिर चुकी अंबिका पर गई। अदीप ने उसे अपनी बाहों में उठाया और वॉशरूम से बाहर लाकर रिसेप्शन पर ले आया। माया का उन गार्ड पर कोई ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की कही हुई बातें ही घूम रही थी। जब उन गार्ड में से एक, जिसने माया के सिर पर गन रखी हुई थी, उसने देखा कि माया उसके बोलने के बाद भी जमीन से नहीं उठी, तो उसने माया पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम उठती हो या मैं? तभी उन सभी गार्ड के फेस पर अचानक से तेज रोशनी आकर उनकी आंखों में चुभने लगी, जिससे कुछ देर के लिए उन सभी ने उससे बचने के लिए अपने फेस पर हाथ रख लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। वो रोशनी थी ही इतनी तेज। तभी उनके सीनियर ने कहा, तुम सब यहाँ खड़े क्या हो, जाओ जाकर इसे बंद करो। अपने सीनियर की बात मानते हुए सभी गार्ड उस ओर चल दिए। अब वहां अकेला सीनियर गार्ड ही बचा था। तभी किसी ने पीछे से उस गार्ड पर हमला कर दिया और कुछ ही देर में गार्ड जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। वही माया अपनी नम आंखों से उस गार्ड को मारने वाले इंसान को देखे जा रही थी। तभी अभिषेक ने माया के सामने अपना हाथ हिलाते हुए, ओ हेलो एमएम, चलना नहीं है क्या, या बाकी गार्ड के आने का इंतजार है? माया अपने होश में आकर हाँ बोलकर जमीन से उठते हुए अभिषेक के पीछे चलने लगी। उसे यकीन नहीं था कि अभिषेक ने उसे बचाया, जिसे सोचकर वो मुस्कुरा दी। तभी अभिषेक ने उसे अपनी ओर खींचकर एक कार के
पीछे ले आया। माया अभिषेक के इस रिएक्शन से हैरान थी कि उसे समझ आया कि अभिषेक ने आखिर उसे क्यों खींचा। दरअसल अभिषेक माया को उन गार्ड से बचा रहा था जो अभी वापस आ रहे थे। उनके जाते ही अभिषेक माया को लेकर जल्दी चलते हुए अपनी कार के पास जाने लगा, जिसकी उसने फ्लैश लाइट ऑन करके वहां से थोड़ा दूर उन गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए खड़ी की थी। अभिषेक माया को बैठने का कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अब तक वो गार्ड भी आ चुके थे और उन्होंने माया को अभिषेक के साथ कार में बैठते हुए देख लिया। वो गार्ड अपनी गाड़ी में बैठकर अभिषेक की कार का पीछा करने लगे। वहीं उस होटल के अंदर अदीप ने अंबिका को रिसेप्शन पर ले जाकर वहां रखे एक काउच पर लिटाते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अंबिका के साथ आए लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कहकर खुद वहां से बाहर निकलकर अपनी कार के पास आया, जो होटल के एंट्रेंस के दूसरी साइड लेकिन सामने खड़ी हुई थी, जहां थोड़ा अंधेरा होने से कोई उसे न देख सके और वो अंदर का सब देख रहा था। कुछ देर बाद कीर्ति, नियति, रियांश और अयान घबराए हुए वहां आकर नियति अंबिका को बेहोश देखकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची? कीर्ति अंबिका को चेक करते हुए, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान की वजह से बेहोश हुई है। उसके बाद घर के बाकी लोग भी वहां आए और अयान ने अंबिका को अपनी बाहों में उठाया, जिसे देखकर अदीप अपने हाथ की मुट्ठी कसकर उसे स्ट्रिंग पर मारते हुए खुद से अपने दांत भींचकर बोला, ये अयान अंबिका के पास आने का एक भी चांस नहीं छोड़ता। 1 महीने बाद जहां एक होटल रूम के एक बड़े से किंग साइज बेड पर शमिता सुकून की नींद सोई हुई थी, उसके चेहरे पर आया ग्लो और गर्दन पर बने लव बाइट के रेड निशान, जो गवाह थे कि कल की रात, जो उसकी लाइफ की सबसे हसीन और खूबसूरत रात उसने अपने किसी खास के बाहों में बिताए है। तभी एक हाथ ने खिंचकर शमिता को अपनी बाहों में भरा। दोनों ब्लैंकेट के अंदर थे। उस शख्स ने शमिता के फॉरहेड पर किस किया और उसके ऊपर आकर उसे किस करते हुए दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में थे। शमिता की आंखें अभी भी बंद थी। 1 घंटे बाद वो शख्स शमिता से अलग हुआ। उसने बेड के दूसरी साइड बैठकर एक सिगरेट जलाई और उसके कश भरते हुए कुछ सोचने लगा। तभी शमिता पीछे से उसे हंग करते हुए, बेबी आई एम सो हैप्पी, आज तुमने मुझे पूरा यकीन दिला दिया कि तुम उस सो कॉल बहन जी टाइप अंबिका को पूरी तरह भूल कर आगे बढ़ चुके हो और अब हम दोनों बहुत जल्द शादी करके यहाँ से कहीं और चलेंगे जहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई तीसरा नहीं होगा। तभी उस शख्स ने पलटकर शमिता के फोरहेड पर किस करके बोला, यू राइट बेबी, अब हम दोनों और बस हमारा प्यार होगा। जब शमिता ने उस शख्स का चेहरा देखा, जिसे देखकर शमिता के चेहरे का रंग उड़ गया, वही एएमएस बिल्डिंग में जहां रियांश और अयान अभी दोनों की गाड़ियां एक के पीछे एक मेन गेट से अंदर आकर बिल्डिंग के एंट्रेंस पर रुकी। आयन अपनी कार से बाहर आकर रियांश को गुड मॉर्निंग विश करता है। बदले में रियांश वेरी गुड मॉर्निंग। अयान दोनों अपनी पर्सनल लिफ्ट में आकर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हुए टॉप फ्लोर पर आते हैं, जहां रियांश का पा रुद्र और अयान का पा साकेत, जिसे रुद्र ने ही ढूंढ कर लाया था। दोनों ने साथ में अपने अपने बॉस को मॉर्निंग विश किया और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपने बॉस के पीछे चले गए। वही इस ऑफिस में अब सब कुछ बदल चुका था। रियांश और अयान पहले की तरह अपनी अपनी कंपनी आहूजा और मल्होत्रा के सीईओ थे। वही सिंघानिया कंपनी के सीईओ बदल चुके थे। तभी एक ब्लैक मर्सिडीज बेंज एएमएस बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। उस कार के रुकते ही एंट्रेंस पर खड़े गार्ड, जो एक दूसरे से बात करने में बिजी थे और उन्होंने वहां खड़ी कार पर ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर ने जाकर कार के पीछे का गेट खोला। गेट खुलते ही गाड़ी से एक लड़की ने अपना राइट पैर बाहर निकला, जिसमें ब्लैक हाई हील्स थी और उस पैर के एकल से थोड़ा आगे एक बटरफ्लाई का कलर टैटू जो साफ दिखाई दे रहा था। लड़की अपना दूसरा पैर बाहर रखते हुए गाड़ी से बाहर आई, जिसने एक ब्लैक लॉन्ग ड्रेस जिसमें बीच से उसकी थाई तक एक कट था। उस लड़की के लंबे खुले बाल जिन्हें उसने स्ट्रेट किया हुआ था। लड़की इस कंपनी की न्यू सीईओ, मतलब जो लीगली इस कंपनी का मालिक था, वो और कोई नहीं बल्कि अंबिका ही थी, क्योंकि सालों पहले ये कंपनी और अपना अंडरवर्ल्ड का बिजनेस उसके परदादाजी ने अपने सरनेम यानी सिंघानिया के नाम से शुरू किया था। लेकिन बाद में अंबिका की दादी ने उसके दादाजी की मौत के बाद अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपना सरनेम सिंघानिया से सिंक कर लिया और अपने इकलौते बेटे के साथ चंडीगढ़ चली गई, जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। होटल के रूम नंबर 4 में सामने वाले शख्स को देखकर शमिता का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे देखकर शमिता हकलाते हुए तुम यहाँ कैसे? शमिता की बात सुनकर उस शख्स के जो
अभी तक वर्म थे वो अचानक सख्त हो गए और उसने अपने हाथ से शमिता के गालों को पकड़कर तेज दबाते हुए अपनी जलती हुई आंखों से शमिता को देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, क्यों बेबी, क्या तुमने मेरे सिवा यहाँ किसी और को इमेजिन किया था? शमिता डरते हुए न नहीं बोलती है। शख्स शमिता के गाल छोड़कर ईविल स्माइल करके उसके गाल को थपथपाते हुए दैट्स गुड गर्ल ये बोलकर वो शख्स बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही शमिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? यहाँ अदीप को होना चाहिए था। फिर कुछ सोचकर ये कहाँ से आया, इसे मेरा पता कैसे चला? और अदीप का ख्याल आते ही शमिता के माथे पर पसीना आ गया। उसने अपने आंसू साफ करके कहा, ये वक्त रोने का नहीं है, तुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अगर अदीप को इसकी भनक भी लगी तो सब खत्म हो जाएगा। ये बोलकर शमिता ने बेड के साइड में पड़े अपने कपड़े उठाए और उन्हें जल्दी जल्दी पहनने लगी। फिर साइड टेबल पर रखा अपना फोन और पर्स लिया और रूम का गेट खोलकर चुपचाप बाहर निकल गई। वही मुंबई, जहां एक 7 स्टार होटल के एक बड़े से रूम नंबर 001 में अदीप अभी बाथरूम से शॉवर लेकर बाहर आया था। उसने चेंज किया और जैसे ही बेड के साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाने लगा, तभी रूम का डोर नॉक हुआ। अदीप कम इन बोलता है और गौरव अदीप का पा अंदर आते हुए, बॉस मिस नीलाक्षी सेठ कैफेटेरिया में आपका इंतजार कर रही है। अदीप ने गौरव को बस बोला और अपना फोन उठाकर रूम से बाहर निकलकर लिफ्ट में आया और उसके पीछे गौरव भी वही कैफेटेरिया में। नीलाक्षी गुस्से से अपने पा पर चिल्लाते हुए, मैंने तुम्हें कहा था जब मिस्टर सिंघानिया आ जाए तब मुझे बुलाना, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। तुम जानते हो न, नीलाक्षी सेठ कभी किसी का इंतजार नहीं करती बल्कि करवाती है। ये कहते हुए एक सक्सेसफुल बिजनेस विमेन का घमंड नीलाक्षी के फेस पर साफ दिख रहा था। नीलाक्षी को अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किए अभी 6 मंथ ही हुए थे और इन 6 महीनों में उसने अपनी कंपनी में काफी अच्छा प्रोग्रेस किया था, लेकिन वो अदीप सिंघानिया से पहली बार मिल रही थी और वो उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं कर पाई। नीलाक्षी सामने टेबल पर रखा हुआ अपना बैग उठाकर अपने पास से, मैं जा रही हूँ, जब मिस्टर सिंघानिया आ जाए तो मुझे बुला लेना। ये बोलकर जैसे ही नीलाक्षी जाने को हुई कि उसे सामने से एक टॉल एंड हैंडसम शख्स कैफेटेरिया में आता हुआ दिखाई दिया, जिसने ब्लैक सूट के साथ अपनी आंखों पर ब्लैक आई शेड्स लगाए हुए थे, जिससे उसकी आंखों का रंग देख पाना नीलाक्षी के लिए मुश्किल था। अदीप ने नीलाक्षी के पास आकर खड़े होते हुए कुछ कहा, जिस पर नीलाक्षी अपने ख्यालों से बाहर आई, क्योंकि वो अदीप को देखकर पूरी तरह उसमें खो गई थी। तब तक अदीप एक चेयर खींचकर उस पर बैठे चुका था। नीलाक्षी अपना हाथ अदीप की ओर बढ़ाकर, हेलो मिस्टर सिंघानिया। अदीप पूरी तरह नीलाक्षी को इग्नोर कर बस हूँ बोलता है, जिससे नीलाक्षी को अदीप पर गुस्सा आया और उसे काफी इंसल्टिंग भी फील हुआ। नीलाक्षी किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल कर अदीप के सामने बैठते हुए जैसे ही कुछ कहने को हुई, तभी अदीप का फोन रिंग हुआ। अदीप ने अपना हाथ दिखाकर नीलाक्षी को रुकने का इशारा किया और फोन उठा लिए, जिससे नीलाक्षी अपने दांत पीस कर मन में, ये अपने आप को समझता का है, जब से आया है मेरी इंसल्ट किए जा रहा है। अगर ये डील इतनी जरूरी न होती तो मैं यहाँ अपनी इंसल्ट करवाने कभी नहीं आती, लेकिन अब मैं किसी भी हाल में ये डील और अदीप को अपना बना कर ही रहूंगी। तभी अदीप अपना फोन रखकर नीलाक्षी से, सॉरी मिस सेठ, अभी मुझे जाना होगा, हम मीटिंग कभी और कर लेंगे। नीलाक्षी, नो प्रॉब्लम। अदीप वहां से चला गया। नीलाक्षी जाते हुए अदीप को देख कर, जाओ, कहाँ तक जाओगे? आखिर तुम्हें लौट कर मेरे पास ही आना है। एएमएस बिल्डिंग अंबिका एंट्रेंस से निकल गए। ये देख दोनों सिक्योरिटी गार्ड को जब एहसास हुआ कि अभी उनके सामने से उनकी बॉस निकली है, तो दोनों की हवाइयां उड़ गई। अंबिका जैसे जैसे अंदर आई, उसकी चिल जैसी नजर वहां काम कर रहे सभी लोगों पर गई। अंबिका लिफ्ट से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आई, जहां उसे उसकी असिस्टेंट मिस्टी और मैनेजर विवेक लिफ्ट खुलते ही दोनों ने अंबिका को ग्रिट किया। अंबिका अपने कैबिन की तरफ जाते हुए मिस्टी से, ग्राउंड फ्लोर पर कौन सा डिपार्टमेंट है? मिस्टी कुछ सोचकर, तब तक अंबिका अपने कैबिन में आ चुकी थी, जहां अयान और रियांश पहले से ही अंबिका का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने अंबिका को ग्रिट किया। अंबिका अपनी चेयर पर बैठते हुए उन्हें ग्रिट करके मिस्टी अंबिका के पीछे अंदर आते हुए, मैम, सेल्स डिपार्टमेंट। अंबिका सिक्योरिटी गार्ड से लेकर उस डिपार्टमेंट के सभी लोगों के रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके उनकी इस महीने की सैलरी के साथ उनके हाथ में देकर भेज दो राइट नाउ, और कल तक उनकी जगह दूसरे वर्कर्स अपॉइंट करो। अंबिका की बात सुनकर मिस्टी और विवेक शोकड़ होकर उसे देखते हुए, वही अयान और रियांश ने हैरानी से पहले एक दूसरे को
फिर अंबिका को देखकर एक साथ लेकिन क्यों अंबिका कंपनी अपने वर्कर्स को काम करने की सैलरी देती है न कि बातें करने की। फिर मिस्टी को देखकर गेट आउट मिस्टी जल्दी से बाहर निकल गई। अंबिका विवेक से 3 ब्लैक कॉफी। फिर आयन और रियांश को देखकर कुछ काम था। रियांश अंबिका को देखकर अपना लैपटॉप अंबिका की तरफ बढ़ाते हुए एक प्रोजेक्ट है, अगर ये हमारी कंपनी को मिल गया न तो दुनिया की टॉप 5 कंपनी में से हमारी कंपनी नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाएगी। लेकिन रियांश का लेकिन सुनकर अंबिका ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए, लेकिन क्या अयान इस प्रोजेक्ट को लेने वाले हम ही नहीं है, हमारी बहुत सी राइवल कंपनियां हैं जिनमें से सबसे बड़ी रायचंद इंडस्ट्री है और उस कंपनी का न्यू सीईओ बहुत शातिर है। अगर उसे प्रोजेक्ट सिंपली नहीं मिला तो वो उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। अंबिका न समझी से उन दोनों को देखकर कुछ भी मतलब। तभी कैबिन का ग्लास डोर नॉक हुआ। अंबिका कमिंग। विवेक ने एक ट्रे में 3 कॉफी मग लेकर टेबल पर रखते हुए अंबिका उसे देख मिस्टी को कहो इस बार सिर्फ वर्निक के तौर पर उन सभी की आधी सैलरी काट ले और आगे से ऐसा हुआ तो रेजिग्नेशन लेटर भेज देना। विवेक ओके मैम बोल कर वहां से निकल गया। वही अंबिका कॉफी का सीप लेकर शमिता जो अभी कैब से उतरी थी वो छुपते छुपाते किसी तरह अपने रूम में पहुंची और अंदर से डोर लॉक कर लिया। उसे इस तरह बिहेव करते देख उसके डैड जो अभी अपने रूम से बाहर आए थे वो अपने मन में सोचते हुए इसे क्या हुआ है। वही उसी होटल के बासमेंट में अदीप एक किंग चेयर पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। इस वक्त उसके एक्सप्रेशन बहुत डार्क थे जिस वजह से उस पूरे रूम का माहौल नेगेटिव था। अदीप ने अपना एक पैर अपने सामने खून से लथपथ पड़े आदमी जिसे देखकर लग रहा था जैसे उसे बहुत मारा गया हो उस पर रखा, जिससे वो आदमी कराहा उठा। लेकिन अदीप को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। अदीप ने सामने खड़े उस इंसान को देखा जो वहां का माहौल देखकर बहुत डर गया था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बोलना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी बता आगे बढ़ी उसके साथ अदीप के एक्सप्रेशन ज्यादा डार्क हो गए। उस इंसान ने अपनी बात पूरी की और अदीप ने उसे वहां से जाने का इशारा किया। फिर अपनी नजरें गौरव पर जमाते हुए सर्द आवाज में बोला इसे ठिकाने लगाओ और ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गौरव जी बॉस। अदीप वहां से चला गया। उसके जाते ही गौरव ने बाहर खड़े 2 गार्ड को आवाज लगाई। दोनों आवाज सुनकर अंदर आए और सामने पड़े हुए शख्स को देखा। गौरव ने दोनों गार्ड को कुछ इंटरैक्शन दिया फिर वो भी बाहर निकल गया। गौरव को बेशक वेद ने अदीप पर नजर रखने के लिए उसका पा बनाया था, लेकिन गौरव अदीप के हर काम में उसका साथ देता था जिसकी भनक वेद को नहीं थी। दूसरी तरफ अभिषेक एक कैफे के बाहर पिछले 5 मिनट से खड़ा बार बार अपने हाथ पर बंधी रिस्ट वॉच में टाइम देखता फिर कुछ बड़बड़ाता। ये देख कर उससे कुछ दूर खड़ी माया मुस्कुराकर जैसे ही उसके पास आने को हुई तभी अचानक एक लड़की अभिषेक के सामने आकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर हेलो आई एमनिशी बोली। लड़की दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसने एक वाइट किनी लेंथ ड्रेस के साथ वाइट हिल्स कैरी की हुई थी। उसे हाथ बढ़ाते देख अभिषेक ने भी अपना हाथ बढ़ाकर उससे हैंडशेक किया। ये देखकर माया बुरी तरह जल भून गई। अभिषेक उस लड़की के साथ कैफे के अंदर चला गया और जलन की वजह से अपने पैर पटकते हुए माया भी। जब माया अंदर आई तो अंदर का नजारा देख माया का सिर घूम गया क्योंकि पूरे कैफे में हर किसी के लिए अलग अलग कैबिन थे जो पूरी तरह कवर्ड थे। माया मुंह बनाकर अब मैं उन दोनों को कैसे और कहां ढूंढूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया और वो मुस्कुराकर सारे एक कैबिन की पास गई जहां माया कैबिन की वुडवॉल पर बनी छोटी सी ग्लास विंडो से अंदर देखने लगी और अंदर का नजारा देख वो हैरान रह गई। फिर उसके गाल शर्म से लाल हो गए क्योंकि उस कैबिन में एक कपल एक दूसरे को किस कर रहे थे। माया शर्माते हुए ऑफ गॉड ये क्या किया तूने माया, ऐसा कोई करता है क्या अब और नहीं। तभी माया का दिमाग घुमा और उसे अपने सामने उस कपल की जगह अभिषेक और निशी दिखाई देने लगे जो एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिससे माया अपनी मुट्ठी और आंख मिचकर खुद से वा बोली अभिषेक मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर माया दूसरे कैबिन की तरफ बढ़ गई जो अभी उसने स्किप किया था। एएमएस बिल्डिंग अंबिका दोनों को देखते हुए रियांश वो किसी को किडनैप भी कर सकता है, अयान सकता है क्या किया है। पिछले 4 महीने में जितनी भी कंपनियों के प्रोजेक्ट हमें मिलने थे वो सब उसने उन कंपनी के बॉस की फैमिली को किडनैप करके अपने नाम करवाए हैं, इसीलिए हम तीनों कंपनियों को पार्टनरशिप करनी पड़ी। अंबिका दोनों को घूरते हुए अपना सर हिला देती है। रियांश उसे अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए हम तुम्हें पागल लगते हैं अंबिका, इसमें
लगने जैसा क्या है? रियांश ने अंबिका को बुरी तरह घुरा और अंबिका उसे इग्नोर करके अयान को देखकर मिस्टर सहगल के साथ मीटिंग कब है अयान? कल। अंबिका कुछ सोचकर इस बार गेम भी मेरा होगा और चला भी मेरी, लेकिन मोहरा वो बनेगा रियांश और अयान ने हैरानी से पहले एक दूसरे को देखा, फिर अंबिका को। अयान तुम क्या करने वाली हो? अंबिका टेढ़ा मुस्कुराकर सब्र का फल मीठा होता है। अयान और रियांश समझ गए कि अंबिका उसे कुछ नहीं बताने वाली। दोनों वहां से निकलकर रियांश के कैबिन में आए जहां अमन, शिवेन, राज और कार्तिक पहले से ही मौजूद थे। रियांश अयान को देखकर, यार हमने तो इसे बिजनेस वुमन बनाया था, लेकिन ये तो गुंडी बन गई। फिर खींच कर वो चला गया और जाते जाते अपनी फूंक इसमें मार गया। रियांश की बात सुनकर अमन, कोई हमें बातेगा कि हुआ क्या है? रियांश ये बात तुम जाकर अपनी बॉस से पूछो। अयान रियांश को चिल करके उसे उसकी चेयर पर बिठाकर अंबिका के कैबिन में हुई सारी बात बताता है। अयान की बात खत्म होते ही शिवेन, वैसे देखा जाए तो अंबिका ठीक ही कर रही है, अनजान में ही सही वो अधीप को चैलेंज कर रही है और एक अंबिका ही है जिसने अधीप को करीब से जाना है। रियांश लेकिन वो सब कुछ भूल चुकी है। शिवेन अधीप तो नहीं भूला। शिवेन की बातों का किसी के पास जवाब नहीं था। सिंघानिया पैलेस ये पहले वाले से अलग था और बड़ा भी। अब लोग बढ़े है तो घर भी बड़ा होना था, जिसे अंबिका ने अभी लिया था, और इसकी हर एक चीज काफी लग्जरियस थी जिसे अंबिका ने बाहर से इनपुट करवाया था। तभी एक कार पैलेस के गेट पर आकर रुकी। नियति आर्य और लवी के साथ बाहर निकलकर पैलेस के अंदर आई, लेकिन बच्चे पहले ही आ चुके थे। लवी माहिरा के पास आकर, मासी आप शादी कब करोगे? लवी की बात सुनकर माहिरा चुप हो गई। तभी शिप्राजी, बेटा चाचू को कुछ काम था न, इसलिए इनकी शादी 1 के लिए पोस्टपोन कर दी थी, लेकिन हमने सुना है कि अब आपका बर्थडे आ रहा है। लवी अपने सिर पर हाथ मारते हुए, हाँ बड़ी दादी, मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया।